बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान ज़रियाब इरफान। और जनाब, दिन तेजी से बदल रहे हैं, हालात भी उतनी ही तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन क्या इस बदलते वक्त के साथ हम भी बदल रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और ऐसा जानने के लिए यूं कह लीजिए कि सिर्फ आप उन्हीं लोगों के पास जाते हैं कि जिनके पास एक्सपर्टीज मौजूद होती है। ऐसा होता है कि जब हमारा मैदा खराब होता है तो हम किसी न किसी अच्छे से गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। जब हमें कोई ना कोई स्किन के इश्यूज होते हैं तो हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मसला निकल आए जिसमें मुकदमा दर्ज हो जाए तो हम अपने अच्छे लॉयर के पास जाते हैं। तो यही वजह है कि आप लोगों के कुछ चीजों को डिस्कस करने के लिए, और मुल्क है तो हम हैं, इस पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसको भी डिस्कस करने के लिए आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा एक डिफरेंट मोड के साथ ड्राइव दी जाए। वैसे तो ये जो हमारा हफ्ता गुजरा वो था ईद कुर्बान का, और अभी भी ईद कुर्बान की फेस्टिविटी खत्म नहीं हुई है। लोग अभी भी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना काम आराम से पैक करने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस से पूरा हफ्ता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे फ्राइडे का भी ऑफ लिया। तो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो अपनी बेगमों को मैके छोड़ आए हैं, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो दुआगो हैं कि वो अक्सर होता है ना पाकिस्तान में, जब भी बकरा ईद होती है तो शादियों का सीजन शुरू हो जाता है, तो कुछ लोगों की ख्वाहिशात ऐसी भी होती हैं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अपने पैनल को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, क्योंकि मेरी गुफ्तगू से शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ हो, लेकिन उनके इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आज हम अपने प्रोग्राम किस तरीके से ड्राइव करने जा रहे हैं। आसिफ हुसैन साहब एस्ट्रोलॉजर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आसिफ साहब कैसे हैं आप? आई एम फाइन। अच्छा, उनके साथ हमारे प्रोग्राम में कई बार हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत ही अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं राहिला अहमद। राहिला, बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो मच ज़रियाब एंड गुज़िश्ता ईद मुबारक टू यू। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, ये भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ये भी हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे अक्सर हम लोग ना, जब मैं भी छोटी थी यही लगता था जी डॉक्टर जो है ना वो सिर्फ मैदे, कान, आंख, नाक इस किस्म की बीमारियों के इलाज कर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि एक पीएचडी डॉक्टर हैं, ऐसे ही है। तो ये आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है जिसमें हमने पीएचडी कर रखी है, कितना वक्त हो गया इसको और कितने लोगों के सितारे दुरुस्त कर चुके हैं आप अब तक? मेरी जो पीएचडी है वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में आई हैव अदर क्वालिफिकेशंस। अच्छा, पीएचडी मेरी जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट में। तो ये तालमेल कैसा है, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट का और दूसरा एस्ट्रोलॉजी का? यही तो मैनेजमेंट है जी, यही तो मैनेजमेंट है। तो कितना टाइम हो गया, कितनी प्रेडिक्शंस आपको लगता है कि आपकी 100% नहीं तो उनके 100% तो इल्म अल्लाह ताला के पास है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगा कि हाँ इतनी परसेंटेज मैंने प्रेडिक्शंस की तो वो तो बेहतर हुई है? मुझे हो गए तकरीबन 34 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में, और परसेंटेज जो है आई एम नॉट द वन टू डिसाइड। जो लोग हैं वो कहें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, बस ठीक है। ये बात वही है कि जानने वाली जो मुकम्मल जात है वो बताता है ना कि हम क्रेडिट नहीं ले सकते। अच्छा राहिला, न्यूमरोलॉजी के बारे में तो कहा गया है कि कुछ सहाबा कराम भी इसका इल्म जानते थे, यही वजह है कि लोग जरा एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा न्यूमरोलॉजी की तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस्ड करते हैं और पूछने में थोड़ी उनको हेजिटेशन भी नहीं होती है। तो न्यूमरोलॉजी अगर तो कोई सही बता दे तो कितना इम्पैक्टफुल आपको आंसर्स मिल जाते हैं? इम्पैक्टफुल आंसर्स इस हिसाब से तो बहुत इम्पैक्टफुल है कि न्यूमरोलॉजी आपकी पूरी पर्सनालिटी का एनालिसिस करके आपको बता देती है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आप कोई काम करते हैं क्यों करते हैं, आपके लाइफ में रुकावटें हैं तो वो हमेशा जादू नहीं होता। हाँ। वो कभी कभी आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी की आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं होती, तो उसको ठीक करने से हो जाता है। लेकिन अगर ओवरऑल जैसे आप एक पूछ रही हैं कि कितनी एक्यूरेसी होती है, तो 80 to 95% के बीच में कहीं भी एक्यूरेसी फॉल करती है तो दैट्स एन एक्सीलेंट रीडिंग। और अली साहब, सॉरी आसिफ साहब, मुझे आप ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें मोस्टली हम रेलिवेंसी क्रिएट करते हैं आपके स्टार्स के थ्रू, राइट? तो हर एक स्टार का किसी न किसी पर्सनैलिटी पर इम्पैक्ट होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना चाहते हुए भी ना हमने कहीं पर अपना पढ़ा कि अच्छा जो पाइसेस होते हैं वो बड़े मूडी होते हैं, तो हम लोग अपने मिजाज के अंदर ही वो अपना मूड पना शामिल करना शुरू कर देते कि हमारे स्टार के बारे में ऑलरेडी ये लिखा होता है। तो ऐसा लोगों में किस हद तक होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आप फरमा रही हैं कि कोई पाइसिस होता है, कोई वर्गो वगैरह, ठीक है, इसे हम सन साइन कहते हैं। ये अमूमन अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोग काउंट करते हैं इसको कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन हम जिस चार्ट को देख रहे होते हैं ना, वो उसको इंग्लिश में सेंडेंट साइन कहते हैं, बर्थ पोजीशन स्टार्स की, और जमीन जो है किस तरफ मूव कर रही थी, वो बर्थ साइन क्या है। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन कर दूं कि
चार्ट देखने का ये तरीका होता है कि महज आप डेट ऑफ बर्थ से ना खुद को एनालाइज नहीं कर सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ में जमीन कौन से साइन के सामने कितने बजे थी जब आपकी पैदाइश हो रही थी, नंबर 1। फिर दूसरा आता है इसमें कि कितने स्टार उल्टे चल रहे थे, कितने सीधे थे। फिर तीसरे नंबर पे आता है कितने उल्टा सारे का चलना इंसान के हक में अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा होता है। अच्छा। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आता है कि कितने राइस थे, कितने सेट पड़े हुए थे। तीसरे नंबर पे ये चीज आती है। चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि हर स्टार अलग अलग साइन में उसकी अलग अलग तासीरें होती हैं। जैसे सन है, सन एरीज में आके एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाता है, अगर वही सन लिब्रा में हो तो वो खराब होता है। अब ये देखे ना, ये मुकम्मल इल्म है, ये पूरा एक अलजबरा है कि कौन सा किसके उसमें आ गया, किसको क्या हो गया। मतलब ये हम लोग तो सिर्फ सिंपली पढ़ के बैठ जाते हैं, लेकिन ये पूरी एक नॉलेज है इस पे। तो अली साहब, अक्सर लोगों को जैसे होता है ना कि अच्छा आप अपना नाम बताएं, नाम बताते साथ ही वो आपके बारे में बताना शुरू। कितना इजी, मतलब कितना ठीक होता है कि नाम यहाँ पे बताया नहीं, सामने वाला बताता है कि अच्छा आपके साथ ये होगा या ये होगा या ये होगा, इतना जल्दी पता चल जाता है। इसमें ना डिपेंड करता है कि आप किस साइंस को यूज कर रहे हैं। ये सारी बातें जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऑकल्ट साइंसेस कहलाती हैं। कौन सी साइंस? ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस, अच्छा। ऑकल्ट क्या मतलब क्या है? उलूम मख्फी इनको कहा जाता है। अच्छा, ठीक है। तो उसमें यह है कि जो नाम का पहला हर्फ होता है, एट टाइम्स लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं, मेरी वालिदा को नहीं मालूम। तो फिर इसका मतलब है कि उनका जायचा नहीं बनेगा। जिनको अपने नाम, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, ज़ाहिर है उनको टाइम ऑफ बर्थ का भी नहीं पता होगा। जी। तो फिर होता ये है कि वक्ती जायचा जो है वो निकलता है और नाम का पहला हर्फ लेके वो सारी डिटेल जो है। अली साहब, कुछ तो थोड़ा सा वक्त लगता होगा ना। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम जरियाब है, इसके अलावा मैंने कोई डिटेल नहीं दी। आप 2 मिनट सांस लेंगे, कुछ थोड़ा सोचेंगे, ये तो नहीं होगा कि 2 मिनट बाद आप मेरे किरदार पे तमहीद बांधना शुरू कर दें, मैं कहूंगी हाँ ये मैं भी बेवकूफ होगी, इतना लग जाऊंगी। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना एक इल्म है, इसको बोलते हैं इल्मुल साआत। अच्छा। सातों का इल्म जो है, ठीक है। एक सात का लफ्ज जो है वो अरबी से लिया गया। सात का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटा, ठीक है। और 1 घंटा जो है, जब हम किसी साइल के साथ, क्लाइंट के साथ बैठे होते हैं, तो हमने उस 1 घंटे को 3 डिवीजन्स में कर देना होता है। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा है और ये तीसरा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि सर्दियों में 1 घंटा जो है वो जरा दिन रात के वक्त कम होता है, दिन के वक्त लंबा होता है, ठीक है। इसी तरह गर्मियों में हिसाब और होता है। तो हमने ये देखना है, तुलू और गुरूब का टाइम हमें पता होना चाहिए कि आज कितने बजे सूरज तुलू हुआ, कितने बजे गुरूब हो रहा है। ये फिर हमने सातें डिवाइड करनी है अपने दिमाग के अंदर। फिर हमारे पास जो बंदा है या बंदी बैठा हुआ सवाल कर रहा है कि जी आप मुझे मेरे बारे में बताएं, तो मैंने ये देखना है कि 7 का कौन सा हिस्सा चल रहा है। पहले हिस्से में अगर वो पूछ रहा है तो उसका जवाब और होगा। अच्छा। अगर मिडिल हिस्से में वो पूछेगा तो उसका जवाब और होगा। ख्वाबों की तासीर होती है कि आपने किस लम्हे, किस टाइम पे ख्वाब देखा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आखिरी अगर मोमेंट चल रही है, अच्छा आप इसको ना मोटे मोटे तरीके से कर लेते हैं, 20-20 मिनट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहले 20 मिनट में पूछेगा तो ये, दूसरे में अगर वो मेरे पास बैठा है तो फिर मैं ये भी बता दूंगा उसको कि भाई आपके दिमाग में ये चीज चल रही है। वो सातों का इल्म जो है वो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। तो ये आपकी मश्क के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से लोग जो है ये जवाब देते हैं। तो रहीला, जब आपके पास कोई भी आता है कभी भी अपने किसी पर्सनल मैटर को लेके या प्रोफेशनल मैटर को लेके, क्योंकि न्यूमेरिकल आप देख रही होती सारे मामलात, तो किस तरह से होता है ये मतलब ये न्यूमरोलॉजी में काम किस तरीके से किया जाता है? 2 चीजें हम बेसिकली लेते हैं, एक नेम और एक डेट ऑफ बर्थ। अच्छा। बस ये 2 चीजें चाहिए होती हैं। सो इन दोनों में आपका डेट ऑफ बर्थ इज लाइक 60% ऑफ योर पर्सनालिटी एंड योर नेम इज 40% ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी डेट ऑफ बर्थ वो वाला हिस्सा, उसको हम डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। ये वो वाला हिस्सा होता है कि जैसे आप समझ लें कि एक तकदीर है जो कि नहीं चेंज होनी, या वो डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ है। और एक है जो आपके हाथ में, आप उसको चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसलिए हम ज्यादातर
جو ریمیڈیز بھی اگر دیتے ہیں کہ اگر ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ نام کی انرجیز کوئنسائڈ نہیں کر رہی تو ہم اسپیلنگس تھوڑے سے چینج کر دیتے ہیں. تو جیسے میں نے خود جب نیومرولوجی سیکھی تھی تو آئی آلویز بلیو ان چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو میں نے اپنے نام کے اسپیلنگس پہلے چینج کیے تھے اینڈ دین آئی فیلٹ اے ہیوج ڈفرنس. دیٹس ہاؤ آئی آلسو اسٹارٹڈ بلیونگ ان نیومرولوجی. تو اس طریقے سے آپ کو بہت کلیئرلی. اینڈ پھر دیر از اندر تھنگ, جیسے ٹائم کا بھی بات یہ کرے تھے, 7 کا ایک علم ہے وچ از اے ویری ویری اوتھینٹک علم بائی دا وے, اور اس میں منٹ کا ہوتا ہے. اینڈ اٹ آلسو پرووز کہ ایوری ٹائم انرجی از چینجنگ. تو جو آج ریڈنگ ہے وہ کل نہیں ہوئے گی, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد. اور مسئلہ تو آپ کا وہیں پر رہا نا, مسئلہ کس چیز کا؟ مطلب کوئی بھی فرض کریں ایک کچھ بڑے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی چھوٹی چیزیں, جیسے ابھی آپ کا موڈ ہو رہا ہے لزانیہ کھانے کا, اچھا نہیں, شام کو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کڑی چاول کھا لیں, تو چینج ہو گیا نا. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسٹنٹ چینج ہوتی ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ that you can't predict any time کہ ہاں اتنی چھوٹی چیزوں بڑی. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے مسئلے لے کر ہی ہمارے ایکسپرٹس کے پاس آتے ہیں, تو ہمارے پاس بھی کچھ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جو کہ ہم اپنے ان ایکسپرٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن جہاں پر ہم نے ان بڑے مسائل کو شیئر کرنا ہے نا, ڈسکس کرنا ہے, وہاں پہ میں ایک سوال پہلے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ کامنلی ہماری پاکستانی جو قوم ہے وہ کس قسم کے مسائل کا شکار ہے, کیا سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس مسائل آتے ہیں. آفٹر دی بریک اسٹے ٹیونڈ, نیو پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج کا شو ہمارا انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور اس کو میں اپنے سٹارٹ سے ہی بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں, لیکن آئی وش آپ لوگ بھی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے, کیونکہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میں کوئی بھی نیوز پیپر ٹولنے میں نہیں ٹائم لگاتی تھی کہ یہ جو ہاروسکوپ آتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ستارہ یا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا. لیکن یہ سوال تھوڑا ہٹ کے آصف صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. موسٹلی ہمارے پاکستان میں خواتین ہو یا مرد حضرات, تو خواتین کا بھی بتانا ہے, ہم نے مردوں کا بھی بتانا ہے, وہ کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ریشیو ذرا زیادہ ہے؟ میرج کے حوالے سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں, مرد میں یا خواتین میں؟ دونوں میں اچھا. ہی ہوتے ہیں. پسند کی یا ارینج والی؟ آج کل تو لو میرج کا زیادہ سوال ہوتا ہے, اور ارینج میں تو لگتا ہے لوگ بلیو ہی نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ جی ہم یہاں رہنا نہیں چاہتے, ہم آؤٹ آف کنٹری کب جائیں گے, دوسرا سوال. پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے وہ پیسہ کب آئے گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جا کے بیماری, اولاد, اور وہ پھر سب سے جو آخری سوال ہے نا, جو مذہبی والے سے کہہ رہا ہوں, روحانیت. اینڈ میں جا کے کہتے ہیں جی ہم میں روحانیت ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس کو اتنے آپ ڈسبلیو ہوں گے, آپ کے اندر نہیں ہے توکل, تو اور آپ جا کے ایک اسٹرالر سے پوچھ رہے کہ مجھ میں روحانیت کب آئے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور اس کو کے اندر روحانیت کے سٹار ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہوں گے سر, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ روحانیت بجائے اس کے کہ آپ کسی شخص سے آ کے پوچھ رہے ہیں, تو فطری عمل ہے. کیونکہ دیکھیں جی سورہ اسرا میں ایک آیت ہے, اس کو میں نے اسٹرالوجی سے پہچانا اس آیت کو, جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر انسان کی تقدیر اس کے گلے سے لگا دی, ٹھیک ہے, اور اسی میں سے ہم روز قیامت اپنا حساب نکالیں گے, اسی میں سے. تو اس سے ثابت ہوا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی جس کو میں نے دیا وہ یہ نہ سمجھے میں اس سے خوش ہوں, اور جس کو نہیں دیا وہ یہ نہ سمجھے میں اس سے ناراض ہوں. اصل میں دونوں ہی آزمائش میں ہیں. تو یہاں سے میں نے یہ نوٹ کیا کہ پھر یہ تقدیر کیا چیز ہے. یہی چیز مجھے ہاروسکوپ میں لائی تھی, 1997 کی بات ہے, کہ میں بڑا مایوس خود کو فیل کرتا تھا. تو پھر اس نالج میں جانے سے پہلے نا آپ کا ایک چیز پہ بلیو ہونا بہت ضروری ہے, وہ ہے کائنات, جس کے بارے میں حضرت مولا علی نے بار بار سمجھایا مسلمانوں کو کہ کائنات پر غور و فکر کرو کہ کائنات کیا ہے. اور کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں ستاروں سے بھری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے ہمیں کوئی موکل, جنات یا فرشتے تو نظر نہیں آ رہے ہمیں چاروں طرف. اب تو وہ یہ نکل آئی ہیں جیسے وہ جیمس ویب اور وہ دوسری وغیرہ, وہ جو پہلے ہبل تھی وہ ٹیلیسکوپ, انہوں نے تو کام اور زیادہ آسان کر دیا. اب ہم کائنات کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل پہ, اپنے موبائل سے بھی اس کو ایزیلی اینالائز کر سکتے ہیں. کیونکہ جناب علی کے دور میں تو وہ کوئی دوربین وغیرہ تو تھی نہیں نا, تو اب تو وہ کام آسان ہو گیا. اب تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اس بات کے اوپر. تو بہرحال یہ جو ستاروں کا علم ہے یہ بہت زیادہ قدیم علم ہے, رومن کا, اولڈ رومن. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کا
रुझान रखते भी हैं और जो लोग जरा चलते भी हैं इस हिसाब से, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप मतलब ये नहीं कि जान सकते हैं बारे में। तो रहीला, आपके पास जो लोग आते हैं ज्यादातर उनके मसाइल कैटेगराइज करते हैं जरा, मेल भी और फीमेल भी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा, वैसे बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच टू, तो हर चीजें जो है ना, देयर आर बेसिकली 5 एरियाज ऑफ लाइफ। आपका हेल्थ है, आपका करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलेशनशिप्स और मुझे लगता है फाइनेंसेस पे लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। एग्जैक्टली। सबसे पहली चीज जो है ना, दैट इज रिलेशनशिप, जिसके लिए आते हैं अपने साथ रिलेशनशिप, आपस में मेल फीमेल का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, फिर खानदान में लोगों का रिलेशनशिप के से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ से रिलेटेड, ये 2 एक्सट्रीम केसेस हैं। अच्छा। फिर उसके बाद करियर और फाइनेंसेस में आ जाता है, जॉब कब होगी, बाहर कब जाएंगे, एंड देन फिर आता है औलाद। अच्छा, शादी का होता है, शादी कब होगी, अपनों में होगी, घरों में होगी। ये दिस इज वन ऑफ द पेट क्वेश्चंस एवरीवन आस्क्स। सो ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम ऑनेस्टली एट द एंड ऑफ द डे। और बस ये है कि, और फिर ये भी कि क्यों नहीं हो रहे, क्यों पर भी बड़ा फोकस होता है। और उसके अंदर फिर वही हम, दैट इज व्हाट द साइंस टेल्स अस ना, कि ब्लॉक्स किधर है। जैसे आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया कि हम कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ कंसल्टेशन व्हिच हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम या कुछ आपको, और उसमें भी है कि अगर आप अपने आप को बेहतर करने के लिए किसी इल्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज फाइन, लेकिन आप उसको हैबिट ना बनाएं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा। कुछ लोग, मैंने कहा ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। और अल्लाह ताला ने मेरे में जब ये चेंज आया, तो वो ऐसे आया, जब मैं उम्रे के लिए गई तो उसके बाद मैंने आज तक के कुछ से भी कोशिश नहीं की कि हाँ आज मतलब कभी पूछ भी लूं ना तो शुगल की हैसियत से मैं पूछ लूंगी, लेकिन अब उस पर मेरा बिलीव उस तरह से नहीं रहा कि नहीं, मैं अपनी किस्मत लिखवा आई हूँ। अली साहब, आपसे भी मेरा सवाल ये है कि एक्सट्रीम लोग आपके पास किस केस को लेके, कोई ऐसा केस आया हो जो आपने कहा कि इससे पहले कभी नहीं आया मेरे पास? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो पहले नहीं आते, पहली दफा आते हैं, मगर ज्यादातर जो शोर बर्पा होता है ना, वो होता है रिलेशनशिप पे। हाँ, ये रिलेशनशिप हमारे सास और बहू के केसेस बहुत आते हैं। सास बहू के ना करें, वो तो तावीज़ वाले बाबा के पास नहीं जाते, वो हमें भी यही समझते हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी आप हमारा जायचा निकाल दें। हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ जी कहीं रख बैठा हूँ मैं अभी निकालता हूँ। मतलब दे टेक इट लाइक कि भाई शायद कोई तावीज़ धागा मिलेगा। तो वो फिर उनको बताया जाता है कि जनाब कंपैटिबिलिटी जो है वो बन रही है, नहीं बन रही, किस वजह से नहीं बन रही, इन चीजों को ठीक कर लें, ये अल्लाह ताला की कलाम में से ये पढ़ लें, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आता है फाइनेंसेस का कि जी पैसा कब आएगा। अच्छा, जिसके पास आया होता है वो कहता है और कब आएगा, जिसके पास नहीं होता वो कहता है क्यों नहीं आ रहा। अच्छा। ठीक है, पैसे का ही मतलब यही। और फिर तीसरे नंबर पे जो एक कॉमन वबा है, मोहब्बत की शादी, वो तो महबूब आपके कदमों में वाला सीन हो जाता है। वो चीज, ये 3 चीजें आती हैं ज्यादा। और फिर आप कहते होंगे सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। मैं काफी कुछ कहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो ये है कि ये चीजें होती हैं। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है ना इल्म नजूम, ये कदीम तरीन उलूम में से एक है। वो इस तरह से कि मतलब यू लाइक इट और नॉट, मगर ये है जब मुसाफिर चलते थे ना, रेगिस्तानों में जा रहे होते थे, सितारों को देख के गाइडलाइन ले रहे होते थे, 7 सितारे उनको देख के अपनी डायरेक्शंस भी लोग फिक्स कर रहे होते थे। दैट इज हाउ वो नेविगेशन का काम तो वो कर रहे होते थे ना। तो नेविगेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। कई दफा गूगल आंटी जो है वो झूठ बोल देती है। ठीक है ना, वो जरूरी नहीं कि आप उस पर डिपेंड करें। तो इसी तरह जो एस्ट्रोलॉजी है, छोटा रास्ता इतना लंबा करके बताती है। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी पे कुल तौर पे यकीन कर लेना ये शिर्क के। लेकिन अगर आप किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाए तो वो भी गूगल आंटी की तरह ही सलूक करती है, छोटा रास्ता बहुत लंबा करके बताती है। और दूसरा ये है कि आप अगर गाइडलाइन लेने के लिए चले जाते हैं अल्ट्रा साउंड वाले के पास, तो वो आपको पिक्चर दिखा देता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, ये ऐसी ही चीजें हैं कि आपको पिक्चर, जो बंदा सही होगा वो आपको पिक्चर दिखा देगा। अच्छा। अब आप उसको माने या ना माने, क्योंकि मैंने कई अल्ट्रासाउंड ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर ने कहा जी बेटा हो रहा है, अल्लाह ताला ने कहा कि बेटी कुछ और होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वो जो बड़े बड़े सवालों का मैं आपसे जिक्र कर रही थी वो अब हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्पेशली पहला मसला पाकिस्तान से रिलेटेड होगा कि हम एक कौम की हैसियत से कहां पर खड़े हैं और ऐसे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हमें एज नेशन थोड़े से झेलने पड़ेंगे, बर्दाश्त करने पड़ेंगे, अंदरूनी और बैरूनी खतरात कौन से हो सकते हैं और इकोनॉमी की स्टैंडिंग और पोजीशन क्या हो सकती है। इन्वेस्टर्स हजरात के लिए कोई अच्छे टिप या अच्छा टाइम वो भी डिस्कस करेंगे राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक पर जाने से पहले बड़े बड़े सवाल में छोड़ के गई थी आप सबके लिए। स्टार्ट करते हैं आसिफ साहब से। आसिफ साहब, पाकिस्तान का हॉरोस्कोप आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान का हॉरोस्कोप जो करंट पोजीशन है उसमें 2 स्टार्स जो हैं, जो मेजर प्लैनेट समझे जाते हैं, सैटर्न और नेपच्यून, बारी बारी जो है ना रेट्रोग्रेड होंगे। उनमें से एक होगा 5 जुलाई के आसपास सैटर्न, और दूसरा जो नेपच्यून है। नहीं वैसे आगे जाने से पहले रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? उल्टा चलना। उल्टा? अच्छा, और आप कहते हैं कि उल्टे अच्छे नहीं होते। और इस वक्त पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में जहाँ पे वो दोनों स्टार्स मौजूद है ना, नेपच्यून और सैटर्न, और वो है सरबराह मुमलिकत, जैसे वजीर आजम है, सदर है, ठीक है, तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। ये यानी कि आप इस तरह समझ लें कि जुलाई से लेके अक्टूबर के आखिर तक वैसे वजीर आजम पे तो हमेशा भारी पड़ा है पाकिस्तान। शदीद प्रॉब्लम आएगी। हाय, डरा रहे हैं हम शहबाज शरीफ साहब को, छोड़ेंगे। अच्छा, ये है। और उसके बाद जो कानून का स्टार है जुपिटर, उसका कोई एंगल कोई अच्छा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हमेशा इज्जत में रहता है और अभी भी बहुत पैड़ा ही चल रहा है। वैसे बहुत बड़ी कोई कानूनी जंग नजर आ रही है, कानूनी कॉन्फ्लिक्ट नजर आ सकता है जजिस के फैसलों में। हाँ, इस बारे में ये है कि यानी कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला इन 4 महीनों में जो फ्यूचर में। 4 महीने कौन से हैं? ये जून से स्टार्ट हो रहे हैं? नहीं, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ओके, रहीला आप कैसे प्रिडिक्ट कर रही हैं पाकिस्तान का हॉरोस्कोप को? थोड़ा सा मैं इनके साथ आई विल एग्री कि जो एक टाइम पीरियड चल रहा है ना, जून 20 से लेकर जुलाई 28 तक, इसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी जिसके नतीजे में द गवर्नमेंट विल हैव अ बम्पी राइड और मुश्किलात होंगी। और अभी जैसे पर्सनल ईयर मंथ अगर हम देखें पाकिस्तान का, तो जून में वो 9 बन रहा है। 9 हमेशा कोई एक्सीडेंट लेके आता है। अच्छा। कोई अनरेस्ट की सिचुएशन लेके आता जैसे है, कोई कुदरती आफत। कुदरती आफत अभी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जैसे ये भी बता रहे हैं, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हमारा तो सब कुछ फिर कनेक्टेड है ना पाकिस्तान का, तो उस हिसाब से यस बम्पी राइड है और बहुत कुछ होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे इसका ताल्लुक इमरान खान की रिहाई से भी लग रहा है। वो हो सकती है या नहीं? वेरी मच इन द पिक्चर। अच्छा, ये भी बड़ा एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको जरा बाद में रखते हैं। हाँ, उसको साइड पे करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट कि पाकिस्तान का इस साल जो खुशखबरी है वो पर्सनल ईयर 3 है। जितने मर्जी बुरे हालात है, मैं इस साल के शुरू से आई हैव बीन टेलिंग पीपल कि जस्ट हैव सम फेथ, सम होप, अच्छी चीजें भी होंगी और हुई भी हैं। वो तो हम एज ए कॉम अनफॉर्चुनेटली वी आर वेरी अनग्रेटफुल कि जो अच्छी चीजें होती है हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्योंकि 3 पर्सनल ईयर है, तो कम्युनिकेशन का रास्ता बाहर फॉरेन के साथ खुल जाएगा, बहुत सारी कोलैबोरेशंस होंगी, पैसा आएगा, और इसका ताल्लुक आगे चल के गवादर की बंदरगाह से भी है। अच्छा, सो पाकिस्तान के लिए यस ही इज एब्सोल्युटली राइट कि डिफिकल्टीज हैं, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ठीक है, जो डिफिकल्टीज है वो गवर्नमेंट में बैठे लोगों के लिए है, yes. लेकिन जो गवर्नमेंट में लोग मौजूद नहीं है उनको इसके एडवांटेजेस मिलेंगे और पब्लिक के लिए भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं आगे जाके पब्लिक के लिए भी बजट के बाद कुछ इतना ये वाले 3 महीने थोड़े से डेंस है, उसके बाद रिलीफ है। सो सितंबर अगस्त के हाफ मिड से ही आगे चल के थोड़ा सा सितंबर से आगे जाके रिलीफ है, अच्छी चीजें भी हुई। अली साहब, आपने भी कुछ ऐसे डराना है? मैंने जरा और तरीके से डराना। अच्छा प्लीज। ये ना रेट्रोग्रेडेशन की जो बात हुई ना, उसमें उल्टा चल रहा होता है सितारा, ठीक है, सैयारा जो है। अच्छा, हमारा प्लैनेट में से कौन सा हुआ पाकिस्तान का? पाकिस्तान का तो हम देखते हैं लियो जो है वो है। अच्छा जी। तो क्या मेरे भी उल्टे चलेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता हूँ मैं,
अच्छा, ठीक है। उसके अंदर ना एक एंटरप्रेन्योरशिप की बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो ये है कि किसी ने कूड़ा फेंका, उसने कूड़ा समझ के फेंक दिया, किसी ने देखा कि ये तो पैसे फेंक रहा है, ठीक, ये तो पैसा जाया कर रहा है, वो करता क्या है कि वो उस चीज को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है, एंटरप्रेन्योर। अच्छा, ये जो हम लोग हैं ना एस्ट्रोप्रेन्योर्स, हम देखते हैं कि रेट्रोग्रेडेशन एक बंदे के लिए, हुक्मरान के लिए अगर बुरी है, अवाम के लिए अच्छी हो रही है, ठीक है ना। इसको इस पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। हुक्मरानों ने जहां जहां गड़बड़ की, आपने फरमाया अभी कि वज़राए आज़म जितने भी आए हैं सबके लिए मुश्किल रही, तो जिसने मुश्किल की, पाकिस्तान है अल्लाह ताला के नाम पे बना हुआ मुल्क, यहाँ पे जो बंदा गड़बड़ करेगा वो समझ आ जाएगी, उसकी रेट्रोग्रेडेशन जो है वो होती हुई आपको नजर आएगी, ठीक। अच्छा, अब इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। जी जी। इकोनॉमी जो है वो इस साल के एंड पे जाके ना 19 दिसंबर के बाद जिस वक्त पोजीशन प्लैनेट्स की चेंज होती है, वहां पे जाके थोड़ा 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 25 फिर 26 में जाके कई स्टेबिलिटी जो है एंड ऑफ द ईयर ही मतलब एक्सपेक्ट की जाए, एंड ऑफ द ईयर 19 दिसंबर के बाद, ये 19 दिसंबर 2024 के बाद एक्सपेक्ट करें। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो गरज चमक के साथ जो है ना बारिश का इम्कान है, यानी एक चेंज ऑफ स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट जो है ना, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिलहाल आप नहीं देख रहे हैं इन आने वाले आप तीनों हज़रात 3 से 4 महीनों के दौरान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलिए आपने इकोनॉमी के बारे में जिक्र किया तो यहीं से जरा स्टार्ट लेते हैं। सर, इकोनॉमी आपने कहा कि दिसंबर में जाके ठीक हो रही है, ठीक है, कुछ होगी, हाँ, तो जो हमारे जितने भी चाहे यूं कह लीजिए कि बड़ा बिजनेसमैन है, ये स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग हैं, या जरा छोटे तबके के कारोबार हैं, इन लोगों के लिए बेहतरी किस वक्त हो सकती है? ये टाइम जो है, मैं फिर बात उसी की कर देता हूँ अपने सब्जेक्ट की, कि जहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हॉस्टिलिटी होती है ना, अनइवननेस होती है, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रिवेल करती है। तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले जो बिजनेसेस हैं वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबल करने का बायस बनते हैं। मतलब जो जाइंट्स हैं वो कभी भी नहीं बनते। जी जी। तो ये टाइम जो है स्मॉल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास ये छोटे छोटे बिजनेस को कर रही होती है ना, यही इस वक्त बढ़ेगा भी। इस टाइम में ये लोग बढ़ेंगे क्योंकि अनइवननेस जब भी आती है किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर, आप देखिए जिस तरह कोरोना आया, जी जी जी, किस तरह सोशियो पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिकल सिचुएशन जो थी वो चेंज हुई, कितने बिजनेसेस जो हैं वो बने, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसी तरह से हॉस्टिलिटी जो आएगी वो नई अपॉर्चुनिटीज को जरूर लेके आएगी, और इसी वजह से मैं ये बात कर रहा हूं कि ये एक मूवमेंट बनेगी प्लैनेट्स की जो दिसंबर को जाके टच करेगी, वहां से हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाने शुरू। ठीक है, चलें जी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा इस बात पे भी डिस्कशन करते हैं कि कौन से ऐसे पॉलिटिकल स्टार के लोग हैं कि जिनके लिए ये महीने बेहतर रहेंगे कि अगर वो अपना कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस को मजीद बूम देखना चाह रहे हैं। काफी टाइम से बिजनेस स्लो पड़ा हुआ था, तो चले इन महीनों में आके उनके लिए एक अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है, इस पर भी बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल मेरा ये था कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं कि जिनके सितारे गर्दिश में हैं और उनके लिए फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं, और अगर इतना टाइम वो थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ गुजार लें तो चले उनके लिए हालात आगे चल के बेहतर भी हो जाएंगे। आसिफ साहब, आपके नजदीक बेहतर सितारे कौन से हैं जो जरा अच्छी दिशा में चलेंगे और जिनको थोड़ा सा सुकून करना चाहिए और अल्लाह से दुआ रुजू करना चाहिए, वो भी बता दीजिए। इस वक्त जो है ना ये आजकल में टॉरस वालों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी पहले अच्छे वाले शुरू हुए। जुपिटर जो है वो जेमिनी में आ चुका है और राइज भी हुआ है और राइज ही रहेगा आगे, और जुपिटर के साथ आजकल और काफ़ी मरकरी और वीनस वगैरह वगैरह मजमा लगा है वहाँ पर, लेकिन वो सब बारी बारी आगे चले जाएंगे, जुपिटर वहाँ अकेला रह जाएगा। और उसके बाद जो है जुपिटर टॉरस वालों के लिए बेहतरीन साबित होगा, यानी वो जो अर्थ साइन है ना, अर्थ साइन वाले लोग जैसे टॉरस अर्थ है, कैप्रिकॉर्न अर्थ है, ठीक है,
اور جو ورگو والے ہیں وہ بھی ارتھ ہیں. ارتھ سائن والے لوگ جو ہے نا ان کو زیادہ پیسہ حاصل ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. اور جو واٹر سائن والے ہیں جیسے پائسس والے زیادہ پریشان رہیں گے کیونکہ سیٹرن اور وہ نیپچون انہی کے سائن میں الٹے چلیں گے. اور سیٹرن جو ہے ایک لحاظ سے اچھا ایک لحاظ سے برا ہے. برا اس لیے ہے کہ وہ انسان پہ نا ایک جمود سا طاری کر دیتا ہے. انسان کو ایسے لگتا ہے کہ میرا نا ٹائم بہت سلو چل رہا ہے, وہ بڑھ نہیں پاتا. اور اچھا اس لیے ہے کہ جو سیٹرن ہے نا وہ انسان کو آگے بڑھنے کی فکر دیتا ہے, کیونکہ فکر آپ کو کسی چیز کی فکر ہوگی تو آپ وہ کام کرو گے. جب فکر ہی نہیں ہوگی آپ جیسے کہتے ہیں نا بے فکرہ شخص, تو آپ کی حیثیت اس بے فکر شخص جیسی ہو جائے گی کہ آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے. سیٹرن کو گورے جو ہے نا پروفیسر آف دا اسکائی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان کو سبق سکھانے آتا ہے, کھڑے کوٹے کی پہچان سکھاتا ہے. جب جس انسان کے اپنے سائن میں ہو نا اس کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کون میرے حق میں ہے کون میرے حق میں نہیں ہے. سیٹرن سبق دینے آتا ہے انسان. تو پائسس والے جو ہے نا وہ زیادہ خطرے میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اور جو واٹر سائن اس کے بعد ہے کینسر ہے واٹر سائن. ٹھیک ہے. اور وہ اسکارپیو واٹر سائن ہے. ان کو ذرا محتاط رہنا ہوگا. اچھا یہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے تھے. واٹ اباؤٹ یو؟ سو آپ چاہیں تو اسٹارز کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں راہیلا, یا چاہیں تو آپ نیم الفابیٹ کے تھرو بھی بتا سکتے ہیں. نیم الفابیٹ کی بجائے ڈے آف برتھ کے حساب سے فائٹرز کو آسان ہوگا لوگوں کے لیے سمجھنا. پہلے میں ایلیمنٹ کا بتا دوں. جیسے انہوں نے بتایا وٹ آئی فیل از دس کہ جو فائر سائن ہے اس کا 50-50 ہے. وہ بزنس کا یو سیٹ کہ کون سے بزنسز سے ہی رہیں کہ ان کا بزنس فلرش کرے گا. جتنے بھی فائر سائنز ہیں ان کے لیے یہ ٹائم پیریڈ بزنس کے لیے بہت اچھا ہے. اگر وہ اپنے اندر تھوڑی سی پیشنس, کیونکہ ان کے اندر تھوڑی سی فائر ہوتی ہے تو تھوڑی سی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ ذرا جلدی ہو جائے, تو وہ ذرا تھوڑے صبر سے چلیں تو دیٹ کین بی اے گیم چینجر. اگین دین ارتھ سائنس ان کے لیے بہت اچھا ہے. ایئر سائنس کے لیے اچھا مجھے ایک کوشچن بیچ میں ایڈ کر لینے دیجیے. یہ صرف بزنس سے ریلیٹڈ لوگوں کا ہی ہوگا جو ابھی آپ بتا رہی ہیں, اس میں جابینس بھی ہو سکتے ہیں؟ جو جاب والے ہیں نا وہ ایئر سائنس ہیں. ایئر سائن کے لیے یہ ایک اسموتھ سیلنگ ہے پرووائڈیڈ بیکاز 2024 comes down to number 8, that's a ruling planet Saturn. It's like وہ والا ٹائم پیریڈ کہ آپ نے پچھلے 8-7 سالوں میں جو اچھا کیا ہے اس کا بھی ریزلٹ آپ ملے گا, اور جو برا کیا ہے اٹس لائک کارمک سائیکل ختم ہو رہا ہے نا, تو اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. اچھا کیا تو بہت اچھا ہوگا, برا کیا تو برا ہوگا. سو دیٹ از ایکچولی تبھی تو اس کو جسٹس کا نمبر کہتے ہیں. اور 8 اوپر ہے نا, ایز ابو سو بلو, بیلنس لے کے آتا ہے. سو اس پرسپیکٹو سے جتنے بھی سائنس ہیں, واٹر سائن کا واقعی تھوڑا سا کیونکہ اگین ان کے اوپر پریشر زیادہ آ گیا ہے اس میں سیٹرن کی وجہ سے. سو ایئر سائنس کا جاب میں ذرا صحیح رہے گا, اور ریلیشن شپس میں ٹھیک ہے. جیسے ایکویریس ہے اس کا اچھا ہے, جیمنائی کا ہے, اسی طرح لیو کا بھی اچھا ہے ویسے. سو اب ہم اگر آئیں ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے, سو جتنے بھی لوگ فرسٹ کو پیدا ہوئے ہیں آگے وہ خود ہی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 10th کو پیدا ہوئے ہیں یا 19th کو یا 28th کو پیدا ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ ایئر اپ اینڈ ڈاؤن اگین وہی ہے کہ بہت بمپی رائڈ ہے, تھوڑی اچھا بھی ہو سکتا ہے. ہاں لیکن اچھے کے چانسز 70% ہے, بمپی رائڈ کے 30% ہے, بیکاز اٹس لائک نمبر 1. اور یہ تھوڑا سا جہاں پہ وہ اپنی ایگو پہ آ جائیں گے نا وہاں مسئلہ ہوگا, تو وہ نہ کریں. اور جتنے بھی 2 کو پیدا ہوئے ہیں یا 11 کو پیدا ہوئے ہیں یا 29 کو پیدا ہوئے ہیں یا 20th کو پیدا ہوئے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت ہی اگر جاب میں ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے. میں اب میں اوور آل پکچر کے حساب سے بتاتی ہوں. تو ان کے لیے بھی یہ جو سال ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایموشنل ٹرموائل ذرا زیادہ ہو سکتا ہے, کیونکہ 2 از اے سینسٹیو نمبر. لیکن جتنے بھی لوگ کریٹیوٹی کی فیلڈ میں ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. ان کی کریٹیوٹی بہت کھل کے, جیسے پینٹرز ہیں, آرٹسٹ ہیں, بیوٹی انڈسٹری سے کنیکٹڈ لوگ ہیں, کریٹیو مائنڈ کے لوگوں کے لیے ایک اچھا انوویشن رہے گی. ایگزیکٹلی ان کے لیے بہت اچھا. پھر اسی طرح ہم نمبر 3 کے اوپر اگر آ جاتے ہیں تو جو 3 ہے ان کا لک کا فیکٹر چلے گا. جتنے بھی اسٹوڈنٹ اسپیسیفکلی ہیں جو باہر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو فیور کرے گا لیٹر ہاف آف دا ایئر. اسی طرح ہی اگر ہم نمبر 4 پہ آتے ہیں انٹرپرینورز. اچھا نہیں, میں اتنے ڈیٹیل میں جانے کے بجائے نا میں آپ کو بہت آسان کر دیتی ہوں. جفت تعداد والے اور طاق تعداد والے جو ڈیٹ آف برتھ ہیں دونوں کو سمپلی ڈیفائن کر دیں آپ.
अच्छा, वैसे वो इस तरह से नहीं हो सकता, वो ऑड एंड इवन नंबर्स के हिसाब से मैं उस तरह, कई लोग करते हैं बट मुझे मेरी कैलकुलेशन डिफरेंट समझ आती है। सो जनरली एक जेनेरिक ये है, ये इतना स्पेसिफिक तो वैसे भी नहीं होता। सो नंबर 5 के लिए अपॉर्चुनिटीज का ईयर है, और नंबर 6 के लिए फैमिली के साथ कनेक्टिविटी का ईयर है, और फैमिली के थ्रू उनको सपोर्ट के साथ उनका आगे का जो भी बहुत ड्रैग नहीं हो जाएगा अगर हम पूरे 30 दिनों पर जाएंगे तो? पूरे 30 दिनों के ऊपर? हाँ, ये जो आप 6 और 7 8 नहीं, हम 9 तक जाते हैं। 9 तक जाते हैं, 9 नंबर होते हैं, 0 से 9 तक होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 27 जुलाई जैसे मेरी है, तो मेरा नंबर क्या होगा? 2 + 7 9। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी उसका एंड नंबर आता है हम उसको, अच्छा हम 7 पे थे आगे। हाँ, तो अब हम 7 पे आए। तो 7 वालों के लिए अगेन ये सेंसिटिव पीरियड है, तो वाटर साइंस के साथ जैसा है वैसा 7 के साथ मामला आता है। ठीक है। उसके बाद 8 को पैसा बहुत मिलेगा इस साल, कहीं ना कहीं से आउट ऑफ लक मिल जाएगा। फिर जो 9 है, 9 के लिए अगेन इट्स अ बम्पी राइड। अगर तो वो अपने किबले दुरुस्त कर लेंगे, अपनी हालत सही रखेंगे, तो उनके लिए इट्स अ गुड ईयर। और अगर नहीं तो आपको एहतियात से चलना है, और बल्कि 9 वालों के लिए स्पेसिफिकली अब जून का महीना लाइक जुलाई तक आप जितना भी लेट को कर सकते हैं, अपने दिल से कीने भी निकाल दें, अपने कोई होल्ड ऑन किया हुआ है, किसी के पैसे देने वो सब कर दें, तो उसके बाद यू आर गोइंग टू रीप अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स। चलिए, जबरदस्त। अली साहब, आपके नजदीक आप कैसे डिफाइन करेंगे इन स्टार्स को? ये जो साल है ना, ये है सैटर्न का साल, 8 नंबर का साल है ये, और टॉरस के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी अपना एक तरीका है, और ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चीज़ हो रही है कि अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। हाँ। तो मेरी जो कैलकुलेशन है टॉरस के लिए, और दूसरा ये कि जो सैटर्न के साथ जुड़े हुए 2 ज़ोडिएक साइंस हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेंगे इस साल, लेना शुरू हो चुके हैं, लेंगे भी। ख़ास तौर पे कैप्रिकॉर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो लोग जुड़े हुए ना रियल एस्टेट के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, उन लोगों के लिए ये फायदे का साल। चले, बड़ी अच्छी बात है कि इस सेक्टर में भी थोड़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई थी हमने देखा कि इस सेक्टर को काफी हद तक थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। डेविएशन भी आएगी इसमें, मतलब जो रियल एस्टेट वाले हैं वो नई चीज़ों पे सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, दैट इज हाउ फील्ड तो उनकी वो वही रहेगी। और दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट का जो डायमेंशन है रियल एस्टेट में, वो थोड़ा सा मूव करेगा, यानी लोग शिफ्ट लेंगे उसके अंदर, मगर रहेंगे उसी के अंदर ही। और फिर जो एक्वेरियंस हैं, जो टीचिंग के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनको राइज मिलेगा। दूसरा एक्वेरियंस जो हैं, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक है ज़मीन के साथ, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ, ज़मीन के नीचे छुपी हुई चीज़ों के साथ, ठीक है, मिनरल्स हैं, फिर उसके अलावा मेटल्स हैं, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें जो लोग डील कर रहे हैं एक्वेरियंस, उनके लिए ये फायदे का साल है। प्लस जो पैरामेडिकल स्टाफ है, एक तो मेडिकल डॉक्टर्स है ना, जो पैरामेडिक्स जो हैं, नर्सेज हैं, मेल नर्सेज हैं, ये एक्वेरियंस जो हैं, ये उनके लिए बड़ा अच्छा साल है। अच्छा। और दूसरा ये कि जो स्टूडेंट्स हैं जो रिलेट करते हैं इन 3 ज़ोडिएक साइंस से, टॉरस से, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस से, वो लोग अगर जाना चाहें एक दूसरे मुल्क से जाके आला तालीम हासिल करना चाहें, वो। और एक्वेरियंस के लिए एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है, वो ये है कि जो ख़वातीन या हजरात शादी से रिलेटेड मैटर्स के अंदर जो पिछले समझ लें 2-2.5 साल से परेशान थे, ये उनके लिए थोड़ा सा बेहतरी लाने वाला टाइम है। रिश्ते होते हुए नजर आते हैं। दूसरी भी हो जाएगी किसी की, आप दूसरी छोड़ के तीसरी भी हो जाएगी जी। हाँ जी, ये साल बंद कर लें इस किस्म के लोग वाले। हाँ जी, ये साल है इस तरह का इनके लिए। और ओवरऑल जब देखते हैं तो ये कार्मा का ईयर है, वही जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला काम है। तो जिसने तो गाजरें खाई हैं उसके तो पेट में दर्द होगा, जिसने नहीं खाई हैं वो ठीक रहेगा, जिसने लोगों को तंग किया है वो खुद तंग होगा, और जिसने नहीं तंग किया, आसानियां दी हैं जिसने, उसके लिए आसानियां, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी। आमीन आमीन। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो लोगों का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कुछ लोगों के बड़े फेवरेट लीडर हैं, बड़े पॉपुलर लीडर हैं, बानी पीटीआई के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उनकी रिहाई पॉसिबल है इस साल या नहीं, उस पर भी बात करते हैं राइट आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान।
वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद आप लोगों का एक ऐसा सवाल जो कि बहुत सारे फॉलोवर्स जानना चाहते हैं, मुखालिफिन भी और वो भी जो कि प्यार करते हैं अपने लीडर से। बानी पीटीआई के हवाले से बात हो जाए और बैक टू बैक आप सभी ने बताना है कि आप लोग क्या देख रहे हैं। एक्सपेक्टेड है बानी पीटीआई खान साहब की रिहाई इसी साल, और अगर है तो कौन सा महीना समझ रहे हैं आप कि ये बेहतर हो सकता है? जून के हॉरोस्कोप के हिसाब से जो है उनके बाद जो लास्ट जो टाइम है वो मार्च 2025 है। उससे पहले उनके साथ जो अच्छा है वो हो जाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद की जो स्टार पोजीशन बनेगी ना मार्च 2025, वो मैं एक्सप्लेन करता कि जब उनकी पैदाइश हुई थी ना, बर्थ वाइज उनका सैटर्न जहाँ पर था, लिब्रा में था उनका सैटर्न, और मार्च 2025 में सैटर्न इंटर हो रहा है एरीज में, यानी कि बिल्कुल उसकी ऑपोजिशन में। हिंदू जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, ऐसी पोजीशन को कहते हैं उनकी लैंग्वेज में अढ़ैया। अढ़ैया मीन्स कि 2.5 साल, सैटर्न ने 2.5 साल सैटर्न के ऑपोजिशन में रहना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी वो कौन सा साइन है जहाँ पर वो सैटर्न इंटर होगा उनके चार्ट के मुताबिक। तो पता चला वो उनका हाउस नंबर 6 है। सबसे पहला आया था हेल्थ इशू, उनको हेल्थ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है उसके उन 2.5 सालों में। अच्छा। उसके बाद उनके जो मुखालफिन हैं, जो भी होंगे उनके जो भी हैं, वो यानी कि अभी जो घेराव तरह से अगर हुआ समझे ना, उनके गिर्द अगर घेरा तंग है फर्ज करें, तो भी नरम अंदाज में है। अच्छा, तब मजीद सख्ती आ सकती है। लेकिन ये इसी आप कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि जरा 25 मार्च से, मतलब 2025 के मार्च के महीने से पहले निकल जाए। लेकिन फिर भी सरीफ जी, ये जो 6-7 महीने हैं, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग और ऑपोजिशन होती चली जा रही है बानी पीटीआई की, मौलाना फजल रहमान के साथ भी थोड़ा चलकर आगे, तो लगता है कि ये जून से लेके दिसंबर तक के महीने में कोई एक मंथ उन्हें सूट कर रहा हो कि इसमें रिहाई मुमकिन है? देखें जी, उसमें ये है कि नहीं प्लीज सर आप पानी पीजिए। मेरे हिसाब से ना रिहाई का इनका सिर्फ एक स्टार काम कर रहा है, वो है जुपिटर। ठीक है, वो उसका कुछ एंगल बनता है, नजर आ रहा है। लेकिन अब हमने ये देखना है, हम देख रहे हैं अदखाली ज़ायचे को। अदखाली ज़ायचे का मतलब होता है कि आपके बर्थ वाइज प्लैनेट कहाँ है और आजकल कहाँ है, उनका आपस में क्या वो एंगल क्या बन रहा है। तो वो एंगल बड़ा अजीबो गरीब किस्म का नजर आ रहा है। अगर फर्ज करें बानी पीटीआई रिहा भी हो जाते हैं, फर्ज करें तरीके एतमाद भी इसी 1 साल में आ जाती है, फर्ज करें वो इलेक्शन भी हो जाते हैं, अच्छा। फर्ज करें वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, हाँ। सब कुछ हो गया, हाँ। लेकिन हमने देखनी स्टार पोजीशन, ठीक है, हमने उनके वो जो ग्राउंड में जो कह रहे हैं कि नरमी और बेहतरी मार्च 25 तक ही है, हाँ। लेकिन उसके बाद कांटों का बिस्तर है। हाँ जी, वो है। और उनके मुखालफिन जो है, क्योंकि हाउस नंबर 6 हॉरोस्कोप में आपके ऐसे दुश्मन का होता है जो जाहिराना हो, हाउस नंबर 12 ऐसे दुश्मन का होता है जो पूरी सरार हो, जो मालूम ना हो आपको, ठीक है। तो उसमें सेटिंग की जो पोजीशन आ रही है, अब उनकी हेल्थ नंबर 1, नंबर 2 मुखालफिन की तादाद में बेपनाह इजाफा, फिर उनके कारी वार मुखालफिन के, फिर हाउस नंबर 6 का ये भी ताल्लुक है क्योंकि वो 12वें घर के सामने है ना, तो मुकदमात में बहुत ज्यादा तेजी। अभी भी कोई काम नहीं, उसमें बहुत ज्यादा तेजी। अभी तो कुछ रिलीव है, 100 से ज्यादा सेंचुरी तो अभी हो गई थी। नहीं, वो तो रिलीव मिल रहा है ना, हाँ, लेकिन फिर भी सर, लेकिन उस वक्त ना सख्ती बहुत ज्यादा हो जाएगी। लिहाजा उनके चाहने वालों को दुआ करनी चाहिए कि इसी 1 साल में जो भी है वो हो, भलाई की दुआएं मांगते रहे। राहीला, व्हाट अबाउट यू? सो मैं बहुत ही प्रिसाइज सा बताऊंगी। देखिए, जो ये पर्सनल ईयर इमरान खान साहब का बन रहा है ना, दैट इज नंबर 5, और जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनका लाइफ पाथ निकलता है वो भी नंबर 5 है। सो जब आपका लाइफ पाथ और आपका पर्सनल ईयर नंबर सेम हो जाता है ना, दैट्स सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। एक चीज ये, दूसरा ये नंबर 5 इज अ नंबर ऑफ फ्रीडम। ये हो नहीं सकता 29 मार्च के बाद से उनका टाइम ओपन है फ्रीडम का, और तब से उनको अगर आप देखें तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया कई केसेस में, डिफरेंट उसमें अंदर, और अब इट्स गोइंग टुवर्ड्स दैट। तो इस साल आगे ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ लिमिटेड नॉलेज, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से मैं देखूं तो इस साल पॉसिबल नहीं है कि दे कैन कीप हिम इन जेल एनी मोर। तो इस साल उनको ही विल कम आउट बाय ऑल मींस। और उसके बाद का जो है ना कि नंबर 5 आल्सो ब्रिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन। साल के आखिरी महीने में एक्सपेक्ट करें अगर हाई हो भी सकती हो, मुझे तो मिड में ये वाला, हाँ, कोई यही अब किसी भी टाइम जून के बाद, अच्छा जून के बाद किसी भी टाइम, तभी उन्होंने बड़ा वो डाला
हुआ है, इम्पैक्ट डाल के रखा हुआ है कि बजट पास तो हो गया है, लेकिन जो बजट के बाद करना है पीटीआई ने और कम्युनिकेशन वंस ही कम्स आउट, तो उसके बाद वोकल तो वो हमेशा से थे, लेकिन इट्स अभी तो हर चीज उनको फेवर भी कर रही है ना, एनर्जीज फेवर कर रही है, बी वेरी वोकल, और उनकी वोकलनेस, वोकल तो वो हमेशा से है, बट उसका इम्पैक्ट भी एडवांटेज दे जाएगी शॉर्ट, लेकिन विद इन द ईयर। अली साहब, इमरान खान साहब जी, उनके लिए टाइम जो पॉलिटिक्स शुरू हुआ ना, वो पिछले साल से शुरू हुआ, 5 अक्टूबर 2023 से। वहाँ से आप नोटिस करें कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनके हक में जाना शुरू हुई। उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके ओपोनेंट्स की तरफ से हुई कि जिन्होंने उनको फ़ायदा दिया। ठीक, सबसे बड़ी बात आप ये देखें, इलेक्शन से 4-5 दिन पहले उनके खिलाफ केसेस हो गए। देखने वाले को तो ये नजर आया इमरान खान तो और फंस गए। इन रिटर्न हुआ क्या कि जो 8 फरवरी का रिजल्ट था, सारी दुनिया को पता है कि क्या हुआ। लोगों ने पीटीआई को नहीं, इमरान खान को वोट दिया, तो ये चीज भी बेनिफिट में चलेगी। इसको अगर हम इस फॉर्म में, आप दुरुस्त कह रहे हैं, देखने वाले का नजर ये होना चाहिए ना, आप जो कह रहे हैं कि उनके लिए आसानी हुई, वो आसानी उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी तो हुई। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर पता चल गया कि क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद फिर अब मुकदमों के अंदर उनको जो रिलीफ मिल रहा है, केसेस के अंदर जो मिल रहा है, केसेस एक एक करके जो है वो जा रहे हैं, तो ये रिलीफ की तरफ बात जा रही है। अब मार्च के एंड से सिचुएशन इस तरह की है कि शायद he prefers to be in prison। कि ठीक है, मैं बैठ के अपना सारा हिसाब किताब करवा रहा हूँ ना, और जो मेरे ओपोनेंट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, हाँ। तो शायद देखें, उनके लिए बात हो रही है, अगर हम उनका जायचा देखते हैं, पाकिस्तान का जायचा देखते हैं, तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन मरकरी जो है वो जा तो रहा है रेट्रोग्रेडेशन के अंदर, मगर एक्टिव फॉर्म में है कि उनके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं लोग, उनके साथ कोई डील बनाना चाह रहे हैं, बट ही इज नॉट विलिंग टू डू दैट। ठीक है, तो अब ये उनके हक में चीज़ बेहतर है। रिहाई की बात जब हम करते हैं तो एट एनी टाइम ही कैन कम आउट। ठीक है, वो कोई बात करते हैं, कोई चीज होती है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि उनके रिहाई में से इसी साल, इस साल के बाद, इसी साल में अगस्त तक मैक्सिमम जो है। अच्छा, और दूसरा ये कि उनके बाहर आने से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई एकदम जो इम्पैक्ट आप कहें ना कि कोई ओवरनाइट इम्पैक्ट आए, मुझे पॉलिटिक्स पे तो ओवरनाइट इम्पैक्ट नहीं पता, लेकिन ओवरनाइट ये पानी पीटीआई के लिए 2 महीने, मतलब ये नहीं कि उनके सपोर्टर्स और वोटर्स के लिए बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट, मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि अगस्त तक, वी जस्ट होप कि आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त हो, मतलब इस एस्पेक्ट में कि जो उनके फॉलोअर्स सुन रहे हैं उनके लिए, तो मतलब अगस्त तो यही आया खड़ा 2 महीने बाद, तो ये जो टाइम है ये बेहतर है इनके लिए। और उसके बाद जो है वो डायनामिक्स जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, वो इसी साल में आपको एक बहुत बड़ा चेंज लेते हुए वो नजर आएंगे। पाकिस्तान की तो डायनामिक्स हमें थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएंगी, लेकिन हमारी क्रिकेट टीम के डायनामिक्स कब चेंज होंगे, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सीओ पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद ही हमारा लास्ट सेगमेंट है, और इस लास्ट सेगमेंट में मैंने बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो पहले से तैयार करके रख लिए हैं। सवाल चारों मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति वाला सीन होने लगा है। एनीवेज, पहला सवाल ये है कि सर, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है आतिफ साहब, इसमें आप फिनाले में कौन सी 3 से 4 टीमें जाते हुए देख रहे हैं? इसमें पाकिस्तान तो शामिल नहीं है, और उसमें एक इंडिया है। जैसे वैसे ये तो एक कॉमन सी बात है, सबको ही पता होता है। सर, ओडीआई में तो बड़े-बड़े अपसेट हुए थे ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बड़े-बड़े नाम, लेकिन अब जो अमेरिका जो खुद मेजबान है वो होगा, ये सब पीछे चले जाएंगे। अच्छा, कनाडा भी और ये अफगानिस्तान भी, जो जितना ज्यादा उछल है ना, ये सब आउट हो जाएंगे। अच्छा, वही वो जो पुराना जो चल रहा होता है ना, वही चलेगा आगे सेटअप। हाँ, पाकिस्तान का मैं इतना बता दूं कि पाकिस्तान का ना खेलों का जो स्टार है वो अभी डूबा हुआ है, जो पाकिस्तान के चार्ट में जहाँ हम खेल देखते हैं, तो लिहाजा पाकिस्तान तो कम से कम नहीं जा रहा। और 25 जुलाई के बाद, 25 जुलाई उस वक्त तो वो एक कप ही नहीं होगा। कप ही नहीं होगा। अच्छा जी, सर जी ये भी बता दीजिए कि मोदी साहब जो कि अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स हमारे ठीक हो सकते हैं? और ज्यादा खराब होंगे।
اچھا جی, کیونکہ فائنل راؤنڈ ہے, مودی یہ خود بھی یہ بات جانتا ہے, لہٰذا اپنے وہ مضموم مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا راہیلہ, مجھے یہ بتائے گا کہ امریکہ میں چونکہ وہاں پہ بھی جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ٹرمپ ایک بار پھر سے آئیں گے یا بائیڈن الیکٹ ہو جائیں گے؟ جو ٹرمپ کا اس سال اس کا جو سٹار ہے اور جو اس کی لائف پاتھ نمبر ہے, اس کے حساب سے تو ٹرمپ ہی آئے گا. اچھا, مطلب اس کا بہت اسٹرانگ ہے, اس کا پرسنل ایئر 1 ہے, اور اس سال اس کی ساری پلانٹری پوزیشنز اس طرح کے فیورنگ ہیں. سو مجھے تو لگتا ہے کہ ٹرمپ ہی ہے. اور مودی اور پاکستان کی ریلیشن شپ آپ کچھ بہتری کی طرف دیکھ رہی ہیں؟ مودی کا یہ ہے کہ اس کا جو اس سال پرسنل ایئر نمبر بن رہا ہے وہ 16 سے 7 بن رہا ہے. اس کو اپنی گورنمنٹ کے اندر ہی اتنا بیچارہ الجھا رہے گا کہ تھوڑا ابھی تو اس کا کوئی پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ نہ اچھے نہ برے کچھ بھی نہیں چل رہے. ابھی تو ہی از جسٹ لائک سو مچ انٹو ہز اون انر کانفلکٹس, ان کو ریزالو کرنے میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب, آپ مجھے یہ بتائے گا کہ جو پیلسٹائن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بڑی پرابلم ہے, بڑی مشکل میں, آپ کو لگتا ہے کہ کب تک فلسطین میں جنگ ختم ہو سکتی ہے یا لوگوں وہاں پہ کے لوگوں کے لیے آسانیاں ہو سکتی ہیں؟ اس سال کے اینڈ پہ, نومبر, مطلب انہیں 6 مہینے نومبر 2024 تک, درمیان میں تھوڑا سا ایک پاز آئے گا جولائی میں, اور اس کے بعد پھر یہ چلے گا, اور یہ نومبر میں جا کے کہیں, کیونکہ اب بہت سارے جو ممالک ہیں یورپ کے وہ تسلیم کر رہے ہیں اس کو ایز اے اسٹیٹ. یہ پروسیس جو ہے, یہ تسلیم کرنے کا پروسیس بھی ساتھ چلے گا, جس کی وجہ سے جنگ آہستہ آہستہ رکتی نومبر تک بہرحال جائے گی. اچھا, وہ جو آصف صاحب نے بات کی تھی کہ 25 جولائی تک پاکستانی ٹیم کے لیے کھیلوں کے حساب سے تو کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے, آپ کے نزدیک بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ میں نے کھیلوں پہ خاص طور پہ کرکٹ پہ کیلکولیشن کرنی چھوڑ دی ہے. ہاں جی, میں سیدھی بات بتا رہا ہوں. ویسے واقعی میں کرکٹ تو ہمارے لیے ایسی ہو گئی ہے کہ بچہ بھی اب تو پریڈکٹ کر دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ویسے راہیلہ, آپ کی پریڈکشن کیا ہے کہ ورلڈ کپ کون سی 2 فیوریٹ ٹیمیں جو ہیں جیت سکتی ہیں؟ میرے حساب سے جو 2 فیوریٹ ہیں, دیٹس آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ. اچھا, ان میں سے کوئی ایک ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے گی. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا, یہ چونکہ اب ہم لوگ کلوزنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بیک ٹو بیک میں آپ تینوں سے ایک سجیشن لینا چاہوں گی. کسی بھی پرٹیکولر ایک سٹار کو لے کے یا 2 سٹار کو لے کے کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں, یا پھر کوئی ایسی چیز جو میں نے نہیں پوچھی لیکن آپ کو پریڈکٹ کرنا چاہیں. آج سے صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ پلوٹو اس وقت نا الٹا چل رہا ہے, اور جو 5 منٹ ہے میرے پاس, تھوڑا کوئک رکھنا ہے. جو ہمارا جو اس کا ارتھ کا ہاروسکوپ ہے نا, اس میں یہ وہاں انٹر ہوگا کیپریکون میں الٹی حالت میں. ٹھیک ہے, 19 اکتوبر کو اس نے الٹی حالت میں وہاں جانا ہے, اور تقریباً 25 نومبر تک اس نے وہیں پہ سیدھا ہو جانا ہے. یہ جو بیچ کا عرصہ ہے نا, اس میں ورلڈ وار کا بڑا خطرہ ہوگا, خاص طور پہ فلسطین کا معاملہ جو ہے نا, یہ بہت زیادہ ابھرے گا, اور اس کے علاوہ ایران امریکہ کا کوئی خطرہ, یعنی جہاں آپ دیکھتی ہیں نا کہ خطرات ہیں جیسے یوکرین وغیرہ, کہیں نہ کہیں ضرور اجتماعی اموات کا مطلب ہوتا ہے جہاں بیک وقت بہت سارے لوگ مرتے ہوں, تو ایسے مواقع بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہی سیم ٹائم یہ وبائی امراض کا بھی ہے, جیسے کرونا ٹائپ کا جو تھا, اس طرح کا کچھ ہے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ ان ممالک میں زیادہ ہوگا جو ساؤتھ افریقہ کے نا اپوزٹ جو کنٹریز ہیں نا, وہاں پر زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے ورلڈ کا میپ دیکھتے ہیں نا, ساؤتھ افریقہ کے جو اپوزٹ جو کنٹریز ہیں نا, وہاں پر کچھ وبائی امراض پھیلنے کا خطرہ ہوگا. ٹھیک ہے. راہیلہ, کوئی سجیشن جو آپ دینا چاہیں یا کچھ ایسا پریڈکٹ کرنا چاہیں جو میں نہ پوچھ سکی ہوں آپ سے؟ اوکے, میں کچھ نیگیٹو بات کبھی نہیں کرنا چاہتی, تو جسٹ اے پازیٹیو نوٹ کہ جسٹ ون سجیشن فار آل دا اسٹارز اینی ون ایوری ویئر ان دا ورلڈ, کہ آپ نمبر 24 لکھ کے اپنے والیٹ میں اپنے پاس رکھ لیں. وہ ایک تو 8 کے کاربک افیکٹ سے آپ کو بچا لیتا ہے 2024 کے, اور اس کے علاوہ آپ کو ابنڈنس بہت آئے گی. سیکنڈلی, یہ جو ٹائم پیریڈ ہے 20 جون سے لے کر 28 جولائی تک کے بیچ میں, دس از اے ٹائم وین یو کین میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ. تو اگین جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ لیٹ گو کر دیں, اپنے سارا پرانا اکاؤنٹ سیٹل کر دیں. ٹرسٹ می, پیپل ول ریپ اے لاٹ آف ریوارڈز ان دا ادر سائڈ. سیکنڈلی, ایک
छोटी सी चीज के थोड़ा दुआओं पे जरा फोकस करें, क्योंकि ये अब आगे फ्लड्स और अर्थक्वेक्स और ये सब चीजें अब अगले कुछ महीनों में वी विल सी, जैसे ये भी इज्तिमाई बात या मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है या तो वो अब ये तो हम दुआ कर सकते हैं ना कि डिस्ट्रक्शन जो है वो लेस से लेस हो और वो सही तरीके से बस अल्लाह ताला उसको संभाले। अली साहब, आपके नजदीक क्या प्रेडिक्शन है या फिर कोई सजेशन है जो आप देना चाहें? एक सजेशन है, वो ये है कि कुरान करीम जो है वो खोलें अपने घरों में, ठीक है। इसकी जो खोलने की बरकत है, वो जो नहुसतें फैली हुई है ना, खास तौर पे जो जुपिटर है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं कि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो खैर बरकत से रिलेटेड सैयारा है ये, तो पहले ही खैर बरकतें उड़ी हुई हैं। तो कोशिश करें कि कुरान पाक अपनी जो नमाजें हैं, इबादत, उनको सही रखें और कुरान पाक ज़रूर खोलें। और सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 है, उसको कसरत से पढ़ें। ठीक, आयत नंबर 81, आयत सूरत यूनुस आयत नंबर 81 कसरत से पढ़ें। कुदरती आफात और ये जो हादसात होते हैं, इनसे अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। एक बात। दूसरा ये है कि 7 जनवरी 2024 को और 20 जनवरी 2024 को 2 प्लैनेट्स अपराइज हुए हैं। 7 जनवरी को यूरेनस और 20 जनवरी को प्लूटो। तो ये दोनों जो हैं ये शिद्दतें लेके आते हैं मौसमों में। इसके बाद जो मुल्की दुनिया में जो हालात होते हैं, जंगी हालात, प्लूटो से रिलेट करते हैं। यूरेनस जो है वो मौसमों से। तो पानी से रिलेटेड जो आफात हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। अच्छा। अनएक्सपेक्टेड सर्दी और अनएक्सपेक्टेड गर्मी वो ज्यादा दोनों ही सूरतों में जो है नुकसान बर्दाश्त करना, जंगें बढ़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है, ये तो आफात से बचने के लिए मैंने आपको जो चीज बताई है वो जरूर करें। इन दी एंड मैं मुख्तसरन फिर यही कहूंगी, जिससे मेरे तमाम जो मेहमान हैं वो भी अग्री करते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये तमाम दुनियावी अंदाजे हैं, ये वही इल्म है जो अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने हम सबको अता कर रखा है, और इसमें से कुछ तो इसके एक्सपर्ट्स भी हैं। तो अपनी दुआओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, सदका और खैरात लाजमी ज्यादा से ज्यादा दें। दिल चाहता है तो जो हमारे माहिराना राय जिन्होंने पेश की उस पर यकीन कीजिए, नहीं किया कर सकते तो बिल्कुल जो आप अपने लिए दुआ करते हैं, बस अपनी नमाज की पाबंदी आप उसको कंटिन्यू रखें। बहुत शुक्रिया कासिम साहब अपना वक्त देने के लिए। रहीला, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अली साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीक एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।